नमस्कार। मैं शिवनारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग डीबीएस कॉलेज कानपुर। और आज मैं बात करूंगा आदिकाल के नामकरण के बारे में। तो ये हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में से एक है कि आदिकाल का नामकरण कैसे किया गया। इसलिए क्योंकि सभी को पता है कि जो हिंदी साहित्य है यह 4 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि सामान्य इतिहास को भी बांट दिया जाता है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में कुल बांटा गया है। और उन 4 भागों के नाम हैं आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इस तरह से इतने 4 भागों में जो हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है, इन 4 भागों में से पहला भाग है आदिकाल। आदिकाल का जो समय है, इसको हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण भी किए हैं और अलग अलग तरीके से इनका समय भी बांटा है, लेकिन जो एक मानक माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को आमतौर पर मान लिया जाता है कि इन्होंने एक तरह से काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से नामकरण किए हैं और काल विभाजन भी। तो जो सर्वसम्मति है वो यही है कि लगभग 1050 संवत से 1375 संवत तक का जो समय है वो आदिकाल कहलाता है। इसी प्रकार से 1375 संवत से 1700 संवत तक का जो समय है इसे माना जाता है कि ये भक्तिकाल का समय है। और रीतिकाल कहा जाता है 1700 संवत से 1900 संवत तक के समय को। और इसके बाद आधुनिक काल का समय माना जाता है 1900 संवत से लेकर के अभी तक जो समय है, आज तक का जो समय है, इसे कह देते हैं कि ये आधुनिक काल है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास को इस प्रकार से बांटा गया है। और हमें चूँकि बात करना है आज आदिकाल के बारे में कि आदिकाल का नामकरण आदिकाल क्यों पड़ा है, इसी विषय पर, और क्या और इसके क्या क्या नामकरण किए गए हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसके क्या क्या नामकरण किए हैं। तो ये जो समय है इसका, ये याद रखना है, 1050 संवत से 1375 संवत तक का समय है। तो आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, अलग अलग तरीके से उसके नामकरण किए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आदिकाल को नामकरण करने के लिए, हम एक नाम अपभ्रंश काल, इसका एक नाम किया गया। अपभ्रंश का मतलब पता होगा आपको। अपभ्रंश मतलब एक तरह से होता है टूटा फूटा किसी चीज़ का अवशेष, किसी चीज़ का एक तरह से कहे विकृत रूप, उसी को अपभ्रंश कहते हैं। तो इसे अपभ्रंश काल कहा गया और इसे नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने। इन दोनों विद्वानों ने अपभ्रंश काल, इस काल का नामकरण किया। और अपभ्रंश काल, आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता स्वीकार करते हुए इसको अपभ्रंश काल कहा गया। अब चूँकि अपभ्रंश ज़्यादातर जो साहित्य लिखा गया है 1050 संवत से 1375 संवत तक, इसका अधिकतर साहित्य अपभ्रंश भाषा में है। आपको पता होना चाहिए कि भाषाओं का एक लंबा इतिहास रहा है और हिंदी भाषा कहाँ से आई है, इस विषय में अगर हम थोड़ी बात करें तो ज़रूर यह बात क्लियर होगी। क्योंकि अपभ्रंश काल अगर इसका नामकरण पड़ा है तो वो भाषा के आधार पर पड़ा है, और वो भाषा अपभ्रंश भाषा थी। तो अपभ्रंश के पूर्व कौन भाषाएं थीं और अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषाएं आती हैं, इसके विषय में एक हल्की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो दरअसल अपभ्रंश के पहले, सबसे पहले माना जाता है कि लौकिक संस्कृत थी। सबसे शुरुआत में जो एक वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत मानते हैं। उसके बाद फिर माना जाता है पाली भाषा। तो 1000 ईसा पूर्व के पहले माना जाता है कि वैदिक संस्कृत अस्तित्व में थी। उसके बाद 1000 से 500 ईस्वी तक के समय में लौकिक संस्कृत, जिसमें लोग बातचीत करते थे, और वैदिक संस्कृत यानी जिसमें वेदों का सृजन किया गया था, वेदों की रचना हुई थी, वो भाषा वैदिक संस्कृत कहलाई। उसके बाद सबको पता है कि पाली भाषा आती है। तो पाली का जो समय है वो माना जाता है 500 ईसा पूर्व से
1 ईस्वी तक। तो ये दरअसल समय जो है ये पाली भाषा का है, जो कि गौतम बुद्ध के समय की भाषा है। इसके बाद प्राकृत नाम की एक भाषा आती है। तो प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, इसे कहते हैं प्राकृत भाषा। और फिर आता है अपभ्रंश भाषा, जो एक जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जो ये हमारे यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो अपभ्रंश भाषा, और इसका जो समय है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो ये जो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, यही 1050 संवत जो है, इसी का एक्सटेंशन कह सकते हैं, इसी का विस्तार हमें। अपभ्रंश भाषा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, कोई भी भाषा किसी भी समय ख़त्म नहीं हो जाती। संस्कृत भाषा पाली प्राकृत के पहले संस्कृत ही थी, आज भी संस्कृत भाषा का प्रयोग थोड़े बहुत सीमित रूप में हो रहा है। उसी प्रकार से जो अपभ्रंश का बाहुल्य था वो 500 से 1000 ईस्वी तक रहता है, लेकिन इसी का एक्सटेंशन, इसी का एक तरह से कहिए विस्तार या बचा हुआ रूप, वो 1050 संवत से 1300 संवत 1375 संवत तक भी दिख जाता है। और इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि हम इस समय को अगर अपभ्रंश भाषा के आधार पर, अपभ्रंश भाषा के बाहुल्य के आधार पर, चूँकि इस काल में यानी कि आदिकाल में जितना कुछ लिखा गया है वो ज़्यादातर जो साहित्य है वो अपभ्रंश भाषा में, सारा का सारा अपभ्रंश भाषा में नहीं है। जैसे कि अमीर खुसरो ने जो पहेलियाँ लिखी हैं वो पूरी तरह से हिंदी में हैं, जैसे कि खड़ी बोली में है। जैसे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, बिल्कुल खड़ी बोली में है। तो लेकिन ज़्यादातर जो साहित्य लिखा गया है वो अपभ्रंश भाषा में है। तो फिर इसीलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि हम इसे कहेंगे अपभ्रंश काल। तो ये चीज़ समझ आई होगी कि इसका नाम अपभ्रंश काल किसने किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने। क्यों किया? क्योंकि इस काल में ज़्यादातर साहित्य जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। इसीलिए अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को स्वीकार करते हुए धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस काल का नामकरण अपभ्रंश काल किया है। तो ये रही बात। अब दरअसल परीक्षाओं में प्रश्न भी कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यही कि अपभ्रंश भाषा का नामकरण किसने किया है, तो ये विकल्प आपके पास हैं। या फिर अपभ्रंश काल का नामकरण किस आधार पर किया गया है, तो अपभ्रंश भाषा की प्रधानता के आधार पर। और अब अगर बात करें तो ये नामकरण उचित है कि नहीं उचित है, जब चूँकि हम सब्जेक्टिव परीक्षा या लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि नामकरण तो कर दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा जी ने, लेकिन यह नामकरण उचित है कि नहीं उचित है, इस विषय पर यदि हम सोचते हैं, इस विषय पर हम एक मंथन करें तो क्या ये उचित है। तो दरअसल भाषा के आधार पर साहित्य के इतिहास में काल विभाजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। साहित्य के किसी भी काल का नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। ये एक बहुत मूल बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी काल का नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर होता है, ना कि भाषा के आधार पर। जैसे कि भक्तिकाल, भक्तिकाल का नामकरण उस काल में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका नाम अवधी या ब्रज काल नहीं रखा गया है, उसका नाम है भक्तिकाल। क्योंकि उस काल की विषय वस्तु क्या है, साहित्यिक प्रवृत्ति या प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपाद्य मतलब होता है विषय वस्तु। तो उस समय की विषय वस्तु क्या है, तो उस समय की विषय वस्तु है भक्ति, इसलिए उसका नाम भक्तिकाल है। साहित्यिक प्रवृत्ति में भक्ति है। इसी प्रकार से रीतिकाल का नामकरण भी रीतिकाल है, क्योंकि रीति एक प्रवृत्ति है, एक साहित्यिक प्रवृत्ति है जो कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा को रीति के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से ये नामकरण उचित प्रतीत होता नहीं है अगर हम विवेचना करें तो। अपभ्रंश काल का यह नाम भ्रामक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें श्रोता या पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकृष्ट होता है। और भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भाषा आती है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था, और उसके बाद फिर ब्रज, अवधि उसी के आसपास, और फिर मानक हिंदी जिसे हम आज जानते हैं या 19वीं शताब्दी में विकसित होती है। तो कुल मिलाकर पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कह देना भी उचित नहीं है, और कुल मिलाकर ये जो नामकरण है अपभ्रंश काल, ये भी उचित नहीं है।
नामकरण किसने किया यह जानना जरूरी है, क्यों किया यह भी जानना जरूरी है, और हमें यह भी जानना जरूरी है कि यह नामकरण उचित प्रतीत नहीं होता है, उस काल को ध्वनित करने के लिए यह नामकरण पर्याप्त नहीं है। अपभ्रंश काल, तो ये यहाँ तक बात होती है। तो आदिकाल के नामकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से पहला नामकरण अपभ्रंश काल पर हम विवेचना कर चुके हैं कि यह नामकरण क्यों उचित नहीं है। और अब हम बात करेंगे बीजवपन काल की, जो एक अन्य नामकरण है इसी काल खंड यानी कि आदिकाल, जिसे हम आदिकाल के नाम से पुकारते हैं, उसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कह दिया था बीजवपन काल। अब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है? तो दरअसल सबको पता होगा, आधुनिक काल में जब हम काव्य का विवेचन करते हैं तो उसमें एक नामकरण आता है भारतेंदु युग के पश्चात, जो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का समय है, उसे कहा जाता है द्विवेदी युग। और इस द्विवेदी युग जो नाम है, ये दरअसल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आधार पर ही पड़ा है। तो द्विवेदी जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, और इनके नाम के आधार पर ही एक संपूर्ण कालखंड का नाम भी रखा गया है, द्विवेदी युग। तो इन्होंने कहा इस काल को, यानी कि आदिकाल को, या 1050 संवत से जो 1375 संवत तक का समय है, या हिंदी साहित्य की प्रारंभिक अवस्था है, उसको इन्होंने जो नाम दिया उसका नाम था बीजवपन काल। बीजवपन यानी बीज बोने का काल, जहाँ से बीज अंकुरित हो रहे हैं वह काल। तो इसका मतलब क्या है? तत्कालीन साहित्य को देखकर यह नाम भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसमें पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ियों तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है, और साथ ही उसके कुछ नवीन प्रवृत्तियों का जन्म भी होता है। तो कुल मिलाकर, जिसमें जैसे कहा गया, बीजवपन वह होता है जहाँ से उसके पहले वह प्रवृत्ति न पाई जाती हो, जैसे कि श्रृंगार की प्रवृत्ति, वीरता की प्रवृत्ति या भक्ति की प्रवृत्ति। लेकिन ये सारी प्रवृत्तियाँ कहीं न कहीं उसके पूर्व जो अपभ्रंश साहित्य था, प्राकृत साहित्य था, संस्कृत साहित्य था, उसमें भी पाई जाती हैं। इसीलिए बीजवपन काल कह देना इसको ठीक नहीं है, क्योंकि बीज बोया नहीं गया, बीज तो पहले से थे। तो बीज वपन कह देना उचित नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। हमें यह महत्वपूर्ण यह है कि बीज वपन काल नामकरण किसने दिया है, और सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब जो महत्वपूर्ण नाम है वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे याद रखना अत्यंत आवश्यक है। और क्योंकि यह नामकरण किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से सभी परिचित ही हैं। इन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में यह किताब लिखी गई थी, और हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। 1929 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। दरअसल एक किताब थी हिंदी शब्द सागर, जिसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से एक किताब लिख रहे थे, भूमिका लिख रहे थे। लेकिन बाद में ये भूमिका ही इतनी बड़ी हो गई कि श्याम सुंदर दास ने, इनके जो गुरु थे रामचंद्र शुक्ल के, इन्होंने कहा कि इस भूमिका को आप एक किताब का ही रूप दे दीजिए, क्योंकि यह भूमिका से ज़्यादा एक किताब ही प्रतीत होती है। और इस तरह से 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास, जो भूमिका थी, वह बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास कर दी गई। और हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में यह पुस्तक मील का पत्थर साबित हो गई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण किया वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल इसका नामकरण क्यों किया, यह जानने की बात है। तो दरअसल प्रारंभिक युग के साहित्य को दो कोटियों, अपभ्रंश और देश भाषा में बांटा गया है। उनके मत में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। उनका, जो रामचंद्र शुक्ल है, उनका मानना है कि जो सिद्ध और योगी, सिद्धनाथ जैन जो रचनाएं लिखते थे आदिकाल में, तो इनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविकता है, जो जीवन की सहज अनुभूतियां हैं, उनसे कोई विशेष लेना देना नहीं है। क्योंकि जो सिद्धों, नाथों, जैनों के साहित्य हैं, ये दरअसल शुष्क साहित्य हैं, अपने धर्म विशेष का प्रचार मात्र प्रतीत होते हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा, सांप्रदायिकता से यहाँ तात्पर्य है अपना धर्म विशेष की शिक्षा। जैसे जो जैन थे वो जैन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, बौद्ध धर्म सबको बौद्ध धर्म में शिक्षित या दीक्षित होने की बात कर रहे हैं। तो अपनी संप्रदाय की शिक्षा दे रहे हैं, ना कि कोई जीवन के सहज अनुभूति। साहित्य का कार्य होता है जीवन की सहज अनुभूतियों को उकेरना, मन की दशाओं को उकेरना, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। तो इसलिए इन्होंने
कहा कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। और इन्होंने ये जो सिद्धनाथ जैन के साहित्य हैं इनको मान लिया कि ये शुद्ध साहित्य की कोटि में ही नहीं आते हैं, तो इनको उन्होंने साहित्य ही नहीं माना। जो साहित्य की कोटि में गिनी जा सकती हैं वे कुछ फुटकर रचनाएं हैं। और जो आदिकाल है उसमें किन किन रचनाओं को साहित्य की कोटि में गिना जाना चाहिए उसके विषय में बात करते हुए कहते हैं कि वो कुछ फुटकर रचनाएं हैं जिनसे कोई विशेष प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है, यानी उनमें कुछ विशेष कोई एक शाखा, एक तना निर्धारित नहीं हो सकता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और उन्होंने माना कि उसमें तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं से केवल खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ उसी काल में जो आदिकाल में लिखी गई, जो कि विद्यापति की पदावली जिन्हें विद्यापति ने लिखा था, तथा बीसल देव रासो को छोड़कर सभी रचनाएं वीर गाथात्मक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि सिद्धनाथ जैन साहित्य शुद्ध साहित्य की कोटि में है नहीं, तो उसे बाहर कर देते हैं। इसके बाद खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासो, यदि इन तीनों को हटा दिया जाए तो ज़्यादातर जो रचनाएं प्राप्त होती हैं वो सारी वीरता की ही रचनाएं हैं। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि क्यों ना इस काल को नाम वीरगाथा काल ही कर दिया जाए। इस युग में राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता का यशोगान तथा उन्हें युद्धों के लिए उकसाने का काम किया करते थे, इसलिए उन रचनाओं को राजकीय पुस्तकालयों में रखा जाता था। लेकिन बाद में साहित्य संबंधी जो खोज हुई उसके अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा है उनमें से अधिकतर बाद की रचनाएं हैं और कुछ सूचना मात्र हैं। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर विवेच्य काल का नामकरण किया है वे इस प्रकार से हैं। तो इन्होंने किन रचनाओं के आधार पर कहा कि इसका नाम हम वीरगाथा काल रखेंगे, उनको हम जान लेते हैं, एक बार उन रचनाओं का नाम देख लेते हैं। तो दरअसल वो 12 रचनाएं इस प्रकार से हैं। विजयपाल रासो एक रचना है, ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखना चाहिए कि कौन सी रचना है और उसके लेखक कौन है या कवि कौन है। तो विजयपाल रासो और इसके लेखक का नाम है नल्ल सिंह। हमीर रासो एक रचना है जिसके लेखक का नाम है सारंगधर। इसके बाद कीर्तिलता जिसकी रचना विद्यापति ने की है और कीर्ति पताका की भी रचना विद्यापति ने की है। खुमार रासो एक ग्रंथ है, ये सारे वीरता के ही ग्रंथ हैं, इसकी रचना की है दलपति विजय नामक कवि ने। और बीसल देव रासो एक रचना है जिसकी रचनाकार का नाम है नरपति नाल्ह। पृथ्वीराज रासो ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना की है चंदबरदाई ने। जयचंद प्रकाश एक रचना है, ये रचना का नाम है और ये इनके कवि का नाम है भट्ट केदार। पदावली जो विद्यापति ने लिखी थी, विद्यापति की पदावली। और परमाल रासो इनके लेखक का नाम है जगनिक। और खुसरो की पहेलियाँ जो कि अमीर खुसरो की रचना है। और जय मयंक जस चंद्रिका जो कि मधुकर कवि ने लिखी हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो मानते हैं कि एक रचना ये बीसल देव रासो की यदि हम निकाल दें और एक रचना यदि पदावली निकाल दें विद्यापति की और एक रचना खुसरो की पहेलियाँ, इन तीनों रचनाओं की यदि निकाल दिया जाए तो बाकी की जो 9 रचनाएं बचती हैं ये 9 रचनाएं वीर गाथात्मक ही हैं या उनमें वीरता का प्राधान्य है। इसीलिए उनका मानना है कि हम इस काल को यदि वीर गाथा काल कह दें तो कहीं अधिक उपयुक्त नामकरण होना चाहिए और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। तो ये तो हुई वीरगाथा काल तक की बात। तो 3 नामकरण की हमने आज बात कर ली है। इसमें आदिकाल के नामकरण में अपभ्रंश काल, बीज वपन काल और वीरगाथा काल। इसके आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी।